दिल यूँ नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। जाके पूछो चिड़ियों से घोंसला कैसे बनता है, वो बताएंगे तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक लाने के लिए आपको एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करनी पड़ेगी। आपको हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए लाया हूँ आज की क्लास में 70 नंबर आपका पक्का करने वाला हूँ। मैथ का एक महा मैराथन क्लास लेकर आया हूँ जिसमें संपूर्ण जो आपका सिलेबस है कवर करने वाले हैं। वन शॉट मीन्स होता है एक ही वीडियो में सब कुछ आपका पक्का कर देंगे, आपका रिजल्ट 90% से एबव आएगा। तो चलिए आज देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है प्लान। तो सबसे पहला प्लान यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप, यानी कि 2025 में प्रश्न पत्र आप लोगों का किस तरीके से आने वाला है इसको जान लेते हैं। तो देखिए बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 का जो प्रश्न पत्र का जो प्रारूप रहेगा मैथमेटिक्स का, उसके बारे में सबसे पहले बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग जानते हैं आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है 70 नंबर का होता है। तो 70 नंबर आपको कैसे अर्जित करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जान लीजिए जो पहला पार्ट होता है OMR का, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न का। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्जाम में, वो भी एक एक नंबर का होगा जिससे आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। ये सब आपके OMR में रहेगा। OMR कैसे भरा जाता है, क्या कुछ करना है, सब कुछ बताएंगे आपको इस YouTube चैनल पे। और इस YouTube चैनल पे सिर्फ आपको यहाँ पे क्लास 10th का जेन्युइन वीडियो, यानी कि जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वही आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट आपका आएगा अति लघुत्तरी प्रश्न। अति लघुत्तरी प्रश्न जिसकी संख्या क्या होने वाली है, 6 प्रश्न रहेंगे जो 2-2 नंबर के रहेंगे, जिससे आपको 12 अंक मिलने वाले हैं अति लघु उत्तरी प्रश्न से। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न यानी कि इससे थोड़ा सा बड़ा प्रश्न होता है, जिसके प्रश्नों की संख्या रहेगी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरी प्रश्न में, और जिसमें आपको एक प्रश्न करने पर 4 अंक मिलेंगे, यानी कि 20 नंबर आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। इसके बाद आपका अगला और इम्पोर्टेंट पार्ट आने वाला है, वो पार्ट है दीर्घ उत्तरी प्रश्न का। तो दीर्घ उत्तरी जो प्रश्न है आपका 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। 3 प्रश्न से आपको एक प्रश्न से 6 अंक मिलने वाले हैं, यानी कि 3 में 6 का गुणा करेंगे, यानी कि 18 अंक आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न का, और यहाँ पे 12 नंबर अति लघु उत्तरी प्रश्न का, और यहाँ पे लघु उत्तरी प्रश्न का संख्या जो है यहाँ पे 5 है, और नंबर कितने हैं 20 नंबर, और 18 नंबर यहाँ पे आपका मिलने वाला है। कुल मिलाकर अगर आप ऐड करेंगे तो देखिए 20 और 20 हो गया 40, और यहाँ पे 12 और 18 जोड़ेंगे तो क्या होगा 30, और 40 और 30 क्या हो जाएगा 70 नंबर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे संपूर्ण सिलेबस पूरा होता है। यानी प्रश्नों की संख्या अगर देखें मैथ में तो आपका यहाँ पे 20 प्रश्न यहाँ पे है, 6 प्रश्न यहाँ पे है, 5 प्रश्न यहाँ पे है, और 3 प्रश्न यहाँ पर है। यानी कि आप लोग अगर ऐड करते हैं तो कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 20 हो गया, और प्लस यहाँ पे 6 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 हो गया, और प्लस क्या हो गया 3 हो गया। सबको ऐड कर लीजिए, इतने प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पे 6, 5, 11 और 11, 3 क्या हो जाएगा 14, और हासिल यहाँ पे लगा 1, और 2, 1 क्या हो जाएगा 3। यानी कि कुल प्रश्नों की संख्या आपके एग्जाम में 34 होने वाली है। और जो कि MCQ क्वेश्चन होंगे वो बहुत छोटे नहीं होंगे, जिसे हल करने में आपको लगभग 2 से 3 मिनट देने पड़ेंगे। यानी कि मैथ के पेपर में आपको MCQ क्वेश्चन सही करना है तो कम से कम 40 से 45 मिनट आपको अच्छे से देना होगा। तो इसी तरीके से सब यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, प्रश्न नंबर 1 है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। यहाँ पे चलिए कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। संख्या 156 है का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में MCQ क्वेश्चंस और यहाँ पे रिटन एग्जाम यानी कि अति लघु उत्तरी प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे बहुविकल्पी में पूछा गया तो 1 नंबर, अगर अति लघु उत्तरी में पूछा गया तो 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन से मिल सकते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड। यानी कि सबसे पहले हमें जानना है अभाज्य संख्या। क्या जानना है? अभाज्य संख्या, यानी जो संख्या एक अथवा अपनी स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखा जाए तो 2, 3, यहाँ पे 5, 7, 11 और यहाँ पे 13 आपका क्या है अभाज्य संख्या है। तो देखिए जब अभाज्य संख्याओं से खंड किया जाता है
उस खंड को क्या बोला जाता है? अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड मतलब होता है गुणा के रूप में खंड। गुणनखंड का मतलब होता है गुणा के रूप में खंड। खंड यानी कि जो फैक्टर होता है, यानी कि उसी को खंड कहा जाता है। यानी 156 का हमें खंड करना है, उन संख्याओं से करना है, अभाज्य संख्याओं से करना है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 11 होता है, 13 होता है, एंड सो ऑन आगे होता रहता है। इस तरीके से हम 156 का क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, यानी कि खंड करेंगे। तो किससे करना है? 2, 3, 5 और 7 से। हमें 1 से नहीं करना है, 4 से नहीं करना है, 6 से नहीं करना है। ऐसी संख्याओं से हमें 156 को नहीं काटना है। यानी इसको चलिए इरेज कर देते हैं, बाकी आप लोगों को डिटेल से बताते हैं। यानी कि 156 का हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। तो किससे करेंगे? 2 से करेंगे। अगर 2 से काटेंगे, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और छोटी अभाज्य संख्या भी है और साथ में सम संख्या भी। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या कौन सी है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाएगा, यानी 2 अंक साथ में लेंगे, यानी कि 15 को लेना पड़ेगा। यानी 2 सत्ते 14 और 1 बच गया, यानी कि 16 हो गया। और क्या हो जाएगा? 2 अट्ठे 16। अब देखिए यहाँ पे इकाई का अंक यहाँ पे क्या है? 8 है। जब देखिए इकाई का अंक 0 होता है या फिर 2 होता है या फिर 4 होता है या फिर 6 होता है या फिर 8 होता है, तो संख्या क्या होती है? 2 से विभाजित हो जाती है। यानी ये भी 2 से विभाजित हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? 2 3 6, 1 बचा और 2 9 क्या हो जाएगा? 18। अब देखिए यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो क्या है? 9 है। 9 यानी कि विषम संख्या है, यानी कि संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों संख्याओं का योगफल करेंगे, यानी कि 3 और 9 को जोड़ेंगे, क्या आता है? 12 आता है। अगर संख्याओं का योगफल क्या है? 3 से विभाजित होता है तो संख्या 3 से कट जाती है, क्योंकि देखिए 9 और 3 को जोड़ते हैं 12 आता है। 12 में अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं तो 3 चौक 12 कट जाता है, यानी कि संख्या भी 3 से कट जाएगी। यहाँ पे 3 से भाग देंगे, 3 एक कम हो जाएगा 3 और 3 त्रिका हो जाएगा 9, यानी यहाँ पे अब फिर क्या आ गया? 13। तो आप लोग जानते हैं 13 अभाज्य संख्या होती है। जो अभाज्य संख्या होती है वो 1 से कटती है या फिर अपनी स्वयं संख्या से। तो यहाँ पे 1 से काटा नहीं जाएगा, क्योंकि 1 अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे 13 से काटा जाएगा। 13 कम 13 हो जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हम लोग का 156 का जो फैक्टर आया हुआ है 156 बराबर क्या आया है? 2 गुणित्ते 2, यहाँ पे 2 बार है, यानी कि 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते क्या हो जाएगा? 3 गुणित्ते क्या हो जाएगा? यहाँ पे 13। अब देखिए जो नंबर यहाँ पे 2 बार या 3 बार या उससे अधिक बार होता है उसका वहाँ पे स्क्वायर यानी कि पावर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुणित्ते 2 2 बार है, यानी कि क्या हो जाएगा? 2 के पावर यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना ये प्यारा सा आंसर बन गया। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से किया जाएगा। अगर आपके एग्जाम में आया तो ऐसा टिक अगर दिया है ऑप्शन में तो आपको हल करना होगा। अगर हल करने के लिए है तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। और जब एग्जाम में आप लोग हल करेंगे तो वहाँ पे हल हेडिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हल बनाएंगे इस तरीके से अपना कर लेंगे, आपको एग्जाम में 1 या 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला और बेहतरीन और प्यारा क्वेश्चन आप लोग का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो इस जो अभी क्लास आप लोग का चल रहा है इसमें हमने क्या किया है, अभी नोट नहीं किया कि क्वेश्चन किस सत्र में आया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कब आया है, कब कब आया है, सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 देख लेते हैं। यदि क्वेश्चंस क्या है, यदि क्या है क्वेश्चंस, यदि 65 और 117 क्या है, यदि 65 और 117 के HCF क्या है, HCF को 65M या फिर 117 65M और 117 के रूप में व्यक्त किया जाए, 65M और 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो M का मान क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो M का यहाँ पे मान होना चाहिए और क्वेश्चंस में थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है त्रुटि हो गया है। 65M और यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया गया है। क्वेश्चंस देखिए क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे यदि 65 और 117 के HCF को 65M माइनस 117 के, यहाँ पे 65M माइनस 117 यानी कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, 117 के
रूप में व्यक्त किया जाए तो यम का मान आपसे पूछ रहा है, यानी यम का मान यहाँ पे होगा, होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस भाई बोर्ड एग्जाम में आपके आ सकते हैं, तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी देखिए 165 और 117 का हम क्या करेंगे, पहले HCF ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे, HCF, यानी 65 और 117 का HCF ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात करने का दो तरीका होता है, एक होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और क्या होता है एक अभाज्य गुणनखंड। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले चाहो तो आप 65 का खंड कर लो और 117 का खंड कर लो, जो दोनों में मिलता रहेगा वही क्या होगा, HCF होगा। तो दोनों विधि से हम लोग आज HCF ज्ञात करना सीख जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 65 का हम लोग पहले फैक्टर करेंगे और 117 का भी फैक्टर करेंगे। फैक्टर यानी कि खंड करेंगे। खंड किससे किया जाता है, अभाज्य संख्याओं से। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा ये संख्या, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, 3 से चेक करना है। 3 से कैसे चेक करते हैं, दोनों संख्याओं का या फिर 3 संख्याओं का क्या करते हैं, योगफल करते हैं। यानी कि 5 और 6 जोड़ेंगे, क्या आएगा, 11 आएगा। 11 3 से नहीं कटता है, यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। तो इसके बाद क्या करेंगे, 5 से चेक करते हैं। तो 5 का नियम क्या होता है, जब इकाई का अंक 0 होता है या फिर 5 होता है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यानी कि यहाँ पे 5 से काटेंगे, यानी 5 एक कम 5 हो गया, 1 बचा और 5 यही 15। 13 क्या है, एक आभाज्य संख्या है, यानी कि 13 एक कम 13 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 117 आ गया, 117। तो देखिए 117 क्या है, सबसे पहले देखेंगे इसका इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, 7 है। 7 क्या है, 2, 4, 6, 8 होता है या फिर 0 होता है तो 2 से कट जाता है, यानी ये भी 2 से नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का योगफल करेंगे, यानी कि 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा, 2 और 7 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। 9 यानी 3 से कटता है तो ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि अगर 3 से काटेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 त्रिक का 9, 2 बचा और 3 9 क्या हो जाएगा, 27। फिर देखिए 3 और 9 को जोड़ेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। 12 क्या होता है, 3 से विभाजित होता है, यानी कि ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से यहाँ पे भाग देंगे, 3 एक कम 3 और 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 9। फिर देखिए 13 एक अभाज्य संख्या है, यानी 13 से काटेंगे 1 आ जाएगा। यानी कि देखिए जो हमारा 65 है इसका जो फैक्टर आया हुआ है 5 × 13 है, और साथ में जो हमारा फैक्टर है 117 का जो फैक्टर है 3 × क्या होता है, 13 होता है। हमें ज्ञात क्या करना है, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स होता है जो 2 या 2 से अधिक संख्याएं, यानी जितनी भी संख्याएं हैं जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जो दोनों में मिल रहा है उसी को HCF कहते हैं। यानी हिंदी में बोलते हैं मस्त, क्या बोलते हैं, मस्त यानी कि मस्त हो। स मीन्स होता है सभी में मस्त कब होता है, जब सभी लोगों को वही आइटम मिल जाता है। तो दोनों में देखेंगे तो क्या नजर आएगा, दोनों में सिर्फ 13 मिल रहा है, यानी 13 यहाँ पे मस्त है, और जो मस्त होता है वही HCF होता है। यानी कि HCF बराबर आप लोगों का क्या आ चुका है, 13 आ चुका है। तो इस विधि को क्या बोला जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात करना होता है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन अगर एल्गोरिथम द्वारा होगा तो इस तरीके से करते हैं, उसे भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 65 और 117 में कौन सा नंबर बड़ा है या फिर कौन सा नंबर छोटा है। तो आप लोग देखेंगे 65 छोटा है और 117 बड़ा है। यानी देखिए जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह कर देते हैं, और जो छोटा होता है उसकी तरफ क्या कर देते हैं, पूछ कर देते हैं। और जो बड़ा होता है उसे क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर लिखते हैं। 117 को अंदर लिखेंगे और 65 को बाहर लिखेंगे। 65 का हमें भाग देना है 117 में, 65 का भाग देना है 117 में। देखिए 65 का जो दूना होता है 130 होता है, यानी कि 2 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 बार ले जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 65 हो जाएगा, घटा देंगे क्या होगा, 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब 11 में से यहाँ पे 6 गया, यानी 5 हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पे फिर पुनः अंदर कर देंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 65। अब देखिए 52 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 65 से ज़्यादा ना हो। तो देखिए 52 जो दूना होगा 104 हो जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ 1 बार जाएगा, यानी यहाँ पे 52 हो जाएगा। घटा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 और 1 यानी 13 आ गया। इसको यहाँ 52 को यहाँ पे अंदर करेंगे। अब 13 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 52 से ज़्यादा ना हो, यानी 13 चौका का होता है 52 होता है, यानी कि 4 बार जाएगा, यानी 52 में से 52 को घटा देंगे, यानी कट जाएगा। अंतिम में जिस संख्या से कटता है वही HCF होता है। और लोग क्या करते हैं, इस तरफ वाला संख्या ले लेते हैं, HCF होता है, गलत हो जाता है। तो HCF क्या होता है, जिस संख्या से अंतिम में विभाजित होता है। अंतिम में किससे विभाजित हो रहा है,
13 से, यानी कि HCF बराबर फिर से पुनः क्या आ गया 13 आ गया। तो HCF 13 आ गया है, तो HCF को हमने क्या किया है 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया है। तो इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे कर देंगे इसको इरेज, क्योंकि और काम हम लोग का हो चुका है, या फिर इसको रहने देते हैं यहाँ पे, क्योंकि HCF यहाँ पे अभी हम लोग का है। तो HCF बराबर क्या है यहाँ पे हम लोग का 13 है। तो HCF को हमने किस रूप में व्यक्त किया है 65m - 117 के रूप में, यानी जो हमारा HCF है HCF बराबर क्या है 65m - का 117 है। यानी कि देखिए 65m ये क्या है HCF है अपना -117, और HCF हम लोग का आया क्या है तो 13 आया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस का 117 है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे देखिए 65m और बराबर क्या हो जाएगा 13, और माइनस का 117 था, माइनस में होता है जो जब बराबर के उस तरफ जाता है तो प्लस में हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 65m बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 13 और प्लस का 117, यानी कि 3 और 7 जोड़ेंगे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी कि 10, और 1 1 2 और 2 1 क्या हो जाएगा 3 और 1, यानी क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे 65 गुणा के रूप में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। यानी कि m बराबर क्या हो गया 130 बटे हो जाएगा 65, यानी 65 दूना क्या होता है 130, यानी m की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो आ गया है 2। तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको 2 या 3 अंक मिलने वाले हैं। अगर बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है तो यही क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, सिर्फ आपको 1 ही नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस नंबर 2 था, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चंस नंबर अगला। क्वेश्चंस नंबर हम लोग का आ जाएगा 3 नंबर, जो कि बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चंस नंबर 3 बहुत ही प्यारा है। P और यहाँ पे Q है, क्या है P है और यहाँ पे है Q। P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P और Q क्या है धनात्मक पूर्णांक है इस प्रकार है कि यहाँ पे P जहाँ पे स्टार लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पे गुणा होता है, और बाकी जहाँ पे ऐसे लगा है मतलब कि पावर होता है। तो इसको आप लोग समझ लेंगे। तो यहाँ पे P बराबर क्या है A गुणित B, यानी B के पावर क्या है 2 है, B के पावर क्या है 2 है। थोड़ा सा क्वेश्चंस में लग रहा है टूटी हो गया है। P बराबर क्या है AB स्क्वायर है, यानी कि जो देखिए P की वैल्यू है वो क्या है A और यहाँ पे B स्क्वायर है। बाकी जो Q का वैल्यू है वो क्या है AQ है और B है, AQ और क्या है B है। जबकि यहाँ पे ए बी अभाज्य संख्याएं हैं, जबकि यहाँ पे ए बी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है पी क्यू का। पी क्यू का क्या ज्ञात करना है LCM ज्ञात करना है। तो क्वेश्चंस बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब इसे हमें क्या करना है इसका LCM ज्ञात करना है, और बाकी P और Q क्या है धनात्मक पूर्णांक है। तो P और Q का वैल्यू क्या है दिया गया है, इसका हमें LCM ज्ञात करना है। LCM देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, तो आप LCM या HCF आपको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। P बराबर क्या है AB स्क्वायर है, और Q बराबर क्या है आपका Q बराबर है AQ है और क्या है B है, AQ और B है। तो हमें क्या करना है LCM ज्ञात करना है P और Q का, और अगर HCF ज्ञात करना है तो भी देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे P बराबर इसको हम लोग विस्तृत रूप में लिख लेंगे, यानी कि A गुणित B गुणित क्या लिखेंगे B, क्योंकि B यहाँ पे स्क्वायर है यानी कि B 2 बार है। इसी तरीके से हम लोग Q को भी लिखेंगे। तो देखिए Q को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा A गुणित A लिखेंगे और गुणित क्या लिखेंगे B लिखेंगे। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का जो विस्तृत रूप है यहाँ पे लिखा जा चुका है। तो HCF क्या होता है, यानी कि HCF यानी कि हिंदी में होता है मस। मस क्या होता है जो मस्त होता है। मस्त कब होता है जब दोनों में होता है, यानी देखिए दोनों में क्या है तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे दोनों में B है, यहाँ पर भी B है, दोनों में A है, दोनों में भी A है, यानी कि दोनों में मस्त क्या है A गुणित B है। क्या है A गुणित B, यानी क्या हो जाएगा AB। लेकिन हम लोग का क्या है मस है, हमें हमसे पूछ क्या रहा है LCM यानी कि लस। लस देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए LCM
एलसीएम क्या करते हैं, जो मस्त है उसको तो ले लेंगे, यानी ए गुणित्य बी यानी कि ए बी, जो मस्त है वो ठीक है, जो मस्त नहीं है उसे भी मस्त कर देते हैं, यानी कि देखिए ए और बी आ चुका है, जो बचा है उसको भी साथ में ले लेंगे, यानी लस है, यानी कि लस्टम फस्टम कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए बी को और ले लेंगे और इसमें देखेंगे कौन बच रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पे ए को लिया, बी को लिया और बी तो है ही, लेकिन दो बेचारे यहाँ पे ए बच रहे हैं, इनको भी साथ में ले लेंगे, यानी कि ए गुणित्य ए यहाँ पे लिख देंगे। बस इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, यानी ए गुणा करेंगे क्या होगा, ए के पावर 3 होगा, बी गुणित्य बी यानी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का क्या आ चुका है, एलसीएम यानी कि लस हम लोग का इस तरीके से ज्ञात होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से है, तो इसको भी आप लोग देख लेंगे। इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि ए बराबर क्या है, यदि ए बराबर ए के पावर 2 है, ए बराबर क्या है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, गुणा का चिन्ह, जहाँ पे स्टार लगा है गुणा का चिन्ह, और जहाँ पे ऐसे लगा है यानी कि पावर है, यानी कि 3 के पावर 3, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, 5 के पावर क्या है, 4 है। और देखिए बी बराबर क्या है, बी बराबर है 2 के पावर 3 है और क्या है, गुणित्य है 3 के पावर 2 है और क्या है, यहाँ पे 5 है। तो इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है, ए कामा बी का ज्ञात करना है। तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी जान लेते हैं। एचसीएफ यानी कि होता है मस क्या होता है, जो मस्त होता है, सब मीन्स होता है सभी में, तो सभी में मस्त यानी जो सब में मिल रहा है। तो सब में देखिए क्या मिल रहा है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको विस्तृत रूप में लिख लेते हैं। विस्तृत रूप यानी कि एक्सपेंड कर देंगे, यानी कि फैला देंगे। यानी देखिए कि हमारा जो यहाँ पे है इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको देखने में मज़ा आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए वो 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 गुणित्य 2 है, और यहाँ पे 3 क्या है, 3 के पावर 3 यानी कि 3 गुणित्य कितनी बार है, 3 बार, और 5 के पावर 4 यानी कि 5 गुणित्य 5 कितनी बार है, 4 बार होगा, यानी कि 3 और यहाँ पे हो गया 4। अब देखिए बी, इसी तरीके से हम लोग का बी भी होगा, यानी बी की जगह क्या है, 2 गुणित्य 2 3 बार, 3 क्या है 2 बार है, कितनी बार है 2 बार, और क्या है 5 है। यानी अब देखेंगे दोनों में क्या क्या मिल रहा है, दोनों में क्या क्या मस्त है। तो देखिए आपको क्या मस्त नजर आ रहा है, दोनों में 2 मस्त है, यानी 2 मस्त है। 3 यहाँ पे 2 3 यहाँ पर भी मस्त है। 1 5 मस्त है, इसमें 1 5 मस्त है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में मस्त आपको नजर आए। यानी कि एचसीएफ यानी कि मस आपको क्या नजर आ रहा है, 2 गुणित्य 2 गुणित्य यहाँ पे 3 गुणित्य 3 और गुणित्य क्या है 5 है। बस इसी का मल्टीप्लाई कर लेना, यानी 2 गुणित्य 2 यानी कि 4, और 4 तिहाई यहाँ पे क्या होगा 12, और 12 तिहाई क्या होगा 36, और 36 में हमें क्या करना है 5 से गुणा कर लेना है, यानी 36 में 5 से गुणा कर लीजिए, यानी 5 छाक हो गया 30 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा हासिल हम लोगों का 3 बचा। तो देखिए 5 तिहाई 15 और 15 3 क्या हो जाएगा 18, यानी कि 180 आप लोगों का प्यारा सा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। बाकी यहाँ पे घात के रूप में भी लिखा जा सकता है, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा 5, ऐसा भी उत्तर आपका हो सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर हम लोग आएगा 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से है एकदम बिल्कुल। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो आप लोग का 5 है, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्या दिया गया है, लस। किसका लस दिया गया है 132 और 288 का क्या है 3168 है। तो हमें क्या करना है, मस ज्ञात करना है, मस ज्ञात करना है। जान लीजिए मस यहाँ पे है, पूछ रहा है, यानी कि मस क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 132 और क्या है 288 का हम लोग का क्या है यहाँ पे लस दिया है, क्या दिया है लस, क्या दिया है
3168 दिया है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, म स पूछ रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जो दो संख्याओं के बीच में, यानी पहली संख्या अगर a है, दूसरी संख्या b है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या क्या है 228 है, यानी कि a और b है। जब पहली संख्या और दूसरी संख्या दी गई होती है तो पहली संख्या गुणित्य दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF गुणित्य होता है, LCM होता है, यानी कि HCF गुणित्य क्या होता है, LCM होता है। तो देखिए, अगर हमें क्या ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है, यानी कि देखिए लसा हमें ज्ञात करना है, तो HCF यहाँ पे गुणा के रूप में इधर हो जाएगा भाग के रूप में, यानी a गुणित्य b और बटे क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, LCM। जब LCM ज्ञात करना होगा तो a गुणित्य b बटे HCF से ज्ञात कर लेंगे, और जब हमें HCF ज्ञात करना होगा तो a गुणित्य b बटे LCM से ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला बन जाएगा। और एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो फार्मूला हम लोग का बनता है सिर्फ दो संख्याओं के लिए मान्य होता है। तीसरी संख्या अगर आ गई तो फार्मूला वहाँ पे मिस हो जाता है, यानी कि फ्लॉप हो जाता है। जब दो संख्याएं रहेंगी तभी ये फार्मूला काम करता है, यानी कि 132 और 288 है। अगर कोई और संख्या आ जाती तो फार्मूला वहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे आप लोग जान लीजिए, जैसे कि 2, 8, 12 का HCF दिया है और आपसे पूछ रहा है LCM, तो वहाँ पे आप फार्मूला लगा के अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्या होनी चाहिए, सिर्फ दो संख्याएं होनी चाहिए। जैसे 2, 8 का अगर HCF दिया है तो LCM आप फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर 2, 8 का LCM दिया है तो आप HCF ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए? तो अच्छी बात है। चलिए देखते हैं यहाँ पे म स कैसे ज्ञात करेंगे भाई। म स बराबर क्या लिखेंगे, a गुणित्य b। a मतलब क्या है, पहली संख्या, b मतलब क्या है, दूसरी संख्या, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF, क्या हो जाएगा HCF। यहाँ पे क्योंकि म स पूछ रहा है, यानी HCF तो दिया ही, HCF तो पूछ ही रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा LCM। तो देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 132 है, दूसरी संख्या क्या है 288 है, और साथ में जो आपका यहाँ पे LCM है क्या है 3168 है, क्या है 3168 है। बस इसी को क्या करना है, काटना है। तो देखिए काटेंगे कैसे, 2 से काटते हैं, 2 छाक हो गया 12, एक बचा यहाँ पे, फिर 2 छाक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2, एक बचा 11 हो गया, 2 पंचे 10, एक बचा 2 अट्ठे 16 और 2 चौक हो जाएगा 8। अब देखिए फिर पुनः 2 से काटिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 33 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, एक बचेगा, यहाँ पे 2 9 18 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। यानी देखिए अब फिर यहाँ पे 2 से काट लीजिए इसको, यानी 2 1 कम 2 हो गया, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी कि क्या हो जाएगा 2 3 6 हो गया, एक बचा 19 हो गया, 2 9 18, एक बचा और 2 छाक 12 हो गया। अब देखिए फिर से 2 से काटिए, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 अट्ठे 16 हो गया। अब देखिए फिर 2 से काटिए, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36 आ जाएगा, यहाँ पे काटेंगे 2 9 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि देखिए 33 और 33 यहाँ पे क्या हो जाएगा 33 3 99, यानी कि देखिए 3 से अब काट दीजिए इसको, यानी क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी कि हल करने के बाद आपका जो यहाँ पे मसा आएगा वो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग का 12 आ जाएगा। तो प्यारा सा उत्तर आप लोग का यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर लेकर आएंगे 6 नंबर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो भी बता दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म लिखो। सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कैसे लिखा जाता है, तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जब यानी कि वे संख्याएं जो एक अथवा अपनी स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, एक को छोड़कर, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी कि 2 3 5 7, यहाँ पे 11 13, यहाँ पे 17, इस तरीके से होता है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं का युग्म लिखना है। युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा लिखना, यानी इसका जोड़ीदार यहाँ पे हमें ढूंढना है।
तो दो सआभाज्य संख्याओं का युग्म लिखना है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आभाज्य संख्याओं का युग्म होता है उसका जो HCF होता है, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बस यही ट्रिक आपको अपनाना है। जब दो संख्याओं का HCF क्या हो, 1 हो, यानी कि म स 1 हो, तो उसे क्या कहते हैं, सआभाज्य संख्याओं का युग्म कहते हैं। बस इसी लाइन को याद रख लेना है कि यानी कि HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि आपने 2 और 3 लिख दिया, 2 और 3 का अगर आप HCF ज्ञात करेंगे, यानी कि दोनों में कॉमन ढूंढेंगे, दोनों में मस्त ढूंढेंगे, तो 1 के अलावा कोई और नज़र नहीं आएगा। अगर आपने ले लिया 3, 5, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का HCF अगर निकालेंगे आप तो क्या होगा, 1 ही आएगा। अगर आपने ले लिया यहाँ पे 4, 4 और 5, देखिए 4 एक सम संख्या है, यानी कि भाज्य संख्या है, लेकिन ये क्या है 5। दोनों का अगर HCF आप निकालेंगे तो 1 ही आएगा। HCF आपका क्या आएगा, 1 आएगा, यानी ये भी क्या है, सआभाज्य संख्याओं का युग्म है। अगर 6 आपने 5 कर दिया तो भी रहेगा, लेकिन अगर आपने 6 यहाँ पे 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, दोनों का जो HCF है क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों में 2 मस्त हो जाएगा, तो एक गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना है। ऐसे कई संख्याओं का आप युग्म लिख सकते हैं, आपको सिर्फ 1 लिखना है, आपके एग्जाम में नंबर पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मेन बात यह है कि HCF क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर दो संख्याओं का HCF 1 है तो उसे क्या बोलेंगे, सआभाज्य संख्याओं का युग्म बोलेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 7 नंबर, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। संख्याओं 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। तो घातों का योग, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अभाज्य संख्याओं से हमें यहाँ पे हल करना होगा, यानी कि अभाज्य संख्याओं से हमें फैक्टर करना है, यानी कि 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, ऐसी संख्याओं से हमें खंड करना है। यानी 144 को ले लेंगे और किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे। सबसे पहले 2 से फैक्टर करेंगे, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 छांग 12। यहाँ पे 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। फिर 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 9। फिर 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 3। फिर 3 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 1। तो देखिए हमारा यानी कि 144 बराबर जो फैक्टर आया हुआ है 2 गुणित्ते 2, कितनी बार है, 2 2 2 4 बार है, यानी कि 2 हो गया, इधर 3 हो गया, 4 हो गया, और क्या बचा हुआ है 3 गुणित्ते 3, यानी कि यहाँ पे 3 गुणित्ते 3 है। अब देखिए क्या होगा, 2 के पावर क्या होगा, 2 के पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 कितनी बार है, 4 बार है। इसके बाद क्या है, 3 के पावर हो जाएगा 2। अब देखिए घातों का हमें योगफल ज्ञात कर लेना, यानी जो पावर है उसका हमें योगफल करना है, यानी कि घातों का योग लिखेंगे, घातों का योग। तो घातों का योग क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 और प्लस का 2, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 6 आ जाएगा। अगर बहुविकल्पीय प्रश्न है तो आपको 6 नंबर यहाँ पे, यानी कि जिस ऑप्शन में 6 दिया रहेगा उसे टिक कर देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8 नंबर। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अगर नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहेंगे, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वहाँ पे इम्प्रूव कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का अगला और बेहतरीन क्वेश्चन, 2024 में पूछा जा चुका है। 2024 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है, यानी कि कोई भी ऐसी संख्या ले लेना है जो शून्य ना हो, और यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या ले लेना है, यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ ही चुके होंगे। तो वहाँ पे उसका जो अंतर होता है वो क्या होता है वो आपको बताना है। यानी कोई भी नंबर आपने ले लिया 2, और यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या, यानी कि आपने करड़ी में 2 लिया, इसका जो अंतर आएगा वो परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। इसका उत्तर परिमेय संख्या होगा या फिर होगा अपरिमेय संख्या। तो देखिए यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो आपका क्या आंसर आता है, अपरिमेय संख्या आता है। जब आप परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो भी आपका उत्तर क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। जब आप परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो परिमेय संख्या आता है, लेकिन जब आप अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं तो वो भी क्या आ जाता है,
परिमेय संख्या आ जाता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, जब किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है या फिर जोड़ा जाता है तो आपका आंसर क्या आता है, अपरिमेय संख्या ही आता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अगर अंतर पूछा जाए या फिर योगफल पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ लिया कि 2 प्लस कड़ी में 2 का योगफल होगा, परिमेय अथवा अपरिमेय, तो आपका ऑप्शन क्या होगा सही, अपरिमेय। या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कड़ी में 3 और -1 का जो अंतर होगा क्या आएगा, तो यहाँ पे अपरिमेय है और यहाँ पे परिमेय है, तो अंतर क्या आएगा, अपरिमेय। अगर अपरिमेय के साथ गया तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर आप अच्छे लड़के हैं, अगर आप चोरों के साथ घूमेंगे तो चोर ही कहलाएंगे, सीधी सी बात। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर अपना है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पाई है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो 2024 में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए जो पाई होता है, पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है, क्या होता है, अपरिमेय संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो पाई का वैल्यू है इसे क्या माना जाता है, इसे माना जाता है परिमेय संख्या। कई बार एग्जाम में आ चुका है, अक्सर लोग बहुत आसानी के साथ इसे पूछ भी लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2024 में पूछा भी जा चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। यहाँ पे देखिए क्या है, 15 है और क्या है 18 है और 24 का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। 15, 18 और 24 का क्या पूछ रहा है, एलसीएम पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो एलसीएम यानी कि लसा, तो लसा आप लिखो या फिर लिखो एलसीएम, इसको आप लोग याद कर लो। सबसे पहले 15 का फैक्टर लिखेंगे। 15 का फैक्टर क्या आता है तो आप लोग बताएंगे 3 × 5 आता है, क्योंकि पहले 3 से कटता है, उसके बाद किससे कटता है, 5 से कटता है। इसके बाद हमें क्या करना है, 18 का कर लेना है। तो यहाँ पे पहले फैक्टर लिख लेते हैं सभी का। तो यहाँ पे देखिए 15 का फैक्टर क्या आया, 3 × 5 आया। 18 का फैक्टर क्या आया, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 3 6 और 6 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी तरीके से 24 का फैक्टर ढूंढ लेना है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 3 24। अब हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम क्या ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, जो मिल रहा है उसको तो ले लेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसे भी ले लेंगे। यानी कि क्या मिल रहा है, दोनों में नज़र डालेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में है, यानी कि 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। और कोई नंबर है जो दोनों में है, तीनों में है, नहीं है। यानी क्या है, यहाँ पे 3 को पहले हमने ले लिया। अब देखेंगे पहले वाले में क्या नहीं लिया, तो यहाँ पे 5 को नहीं लिया तो 5 को भी ले लेंगे। अब इसका नंबर आएगा, इसमें सब आइटम देखेंगे इसमें है कि नहीं, यानी 3 तो पहले से है, लेकिन ये 3 और 2 बचा हुआ है, यानी कि यहाँ पे गुणित्य 3 और गुणित्य 2 कर देंगे। अब इसमें से मिलाएंगे, यानी कि देखिए 3 तो है ये 2 भी इसमें है और यहाँ पे 2 2 जो है बचे हुए हैं, यानी 2 2 को और ले लिया जाए तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। बस इसी का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 3 और 25 हो जाएगा 15 और 15 तियाँ क्या हो जाएगा 45 और 45 दूना हो जाएगा 90, 90 दूना 180 और 180 दूना क्या हो जाएगा 360। यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, लस आ जाएगा, यानी कि एलसीएम आ जाएगा। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलते हैं अगला और बेहतरीन क्वेश्चंस देखते हैं। अगला और बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोग का कौन सा है, क्वेश्चंस नंबर यहाँ पे आप लोग का 11 नंबर है। दिया है, क्या है, दिया गया है, क्या दिया है 252 और यहाँ पे 594 का जो एचसीएफ है क्या है 18 है। तो क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, यानी ए गुणित्य बी बराबर क्या होता है एचसीएफ गुणित्य क्या होता है एलसीएम।
एम क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। यानी कि एचसीएफ को इधर ढकेल देंगे, यानी ए गुणित्य बी और बटे क्या हो जाएगा एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यानी एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा ए गुणित्य बी बटे हो जाएगा एचसीएफ। यानी कि इसी फार्मूला में हमें फिट कर देना है। यानी कि एलसीएम बराबर क्या करेंगे ए गुणित्य बी, ए क्या है पहली संख्या, बी क्या है दूसरी संख्या, बटे क्या होगा एचसीएफ यानी कि मस। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम बराबर हम लोग का हो जाएगा पहली संख्या क्या है 252 है और दूसरी संख्या क्या है 594 है और इसका जो एचसीएफ है वो क्या है 18 है। बस इसी से हमें क्या करना है भाग दे देना है, यानी 18 का इसमें भाग दे देना है। तो पहले 2 से काटेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 1 यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छांक 12 हो गया। फिर देखिए यहाँ पे 3 से काट देते हैं, 3 से भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9 हो गया और यहाँ पे काटेंगे क्या होगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटेंगे 3 एकका 3 और 3 चौक 12 यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यानी कि 14 गुणित्य 594 यानी कि 14 का गुणा 594 में हम लोग क्या करेंगे कर लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। यानी कि 594 गुणित्य क्या हो जाएगा 14, तो 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16 हासिल लगा यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 9 36, 36 से क्या हो जाएगा 37 हासिल लगा हुआ है 3, यहाँ पे 4 पंचे 20 और 20 3 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 4 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 9 में करेंगे 9, फिर 1 का गुणा 5 में करेंगे 5, यहाँ पे 6 और 7 4 11 हासिल लगा हुआ है 1, यहाँ पे 9 3 12, 12 1 हो गया 13 हासिल लगा हुआ है 1, यहाँ पे 2 5 7 और 7 1 क्या हो जाएगा 8 यानी 8316। तो आप लोग का जो आंसर आ जाएगा 8316 आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ जाएगा यहाँ पे 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर है 12। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। देखेंगे तो आप लोग काफ़ी इजी आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप जब करने जाएंगे तो काफ़ी परेशान हो जाएंगे। तो देखिए 148 और 135 का सरलतम रूप होगा। सरलतम रूप यानी कि सरल रूप। सरल रूप क्या होता है यानी कि ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में ऐसा कॉमन ढूंढना है जिससे भाग देने के बाद इसका जो है डिवीजन जो हो किसी और संख्या से विभाजित ना हो, वही क्या कहलाता है सरलतम रूप कहलाता है। जैसे कि 2/3, क्योंकि 2 और 3 किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा तो 2/3 क्या है सरलतम रूप है। अगर यहाँ पे लिखा रहे 4/6 तो सरलतम रूप नहीं है, इसको अगर सरलतम रूप में लिखना है तो दोनों में 2 से भाग देना होगा, यानी 2 दूनी 4 और 2 3 6 यानी 2/3 आ गया। तो आप 2 का भाग 3 में कभी नहीं दे सकते, यानी कि नहीं कटेगा, तो सरलतम रूप है।